नमस्कार, सिमर लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नमस्कार। एलएलबी सेकंड ईयर में जो एक महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। तो उनमें से अभी तक जो अपने प्रश्न किया है वो सबसे बेसिक प्रश्न था, अभी संपत्ति को परिभाषित कीजिए, संपत्ति अंतरण क्या है और संपत्ति अंतरण के आवश्यक तत्व क्या है और कौन सी संपत्ति है जिसको अंतरित नहीं किया जा सकता। ये तमाम जो बातें थी अपने संपत्ति अंतरण को लेके वो पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी आप वहां जाकर के आप इस चीज को देख सकते हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनमें से कोई एक क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है आपके दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम वाला क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपके शाश्वतता के विरुद्ध नियम वाला आ जाए और हो सकता है आपके निर्वचन के सिद्धांत में से कोई एक क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चनों में से आपके एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जहां तक मैं समझता हूं, जो शाश्वतता के विरुद्ध नियम है या जो निर्वचन के विरुद्ध नियम है, निर्वचन का जो नियम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लगता है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन जब अपने पास आज और सुबह का ही टाइम है, इसके अलावा अपने पास एग्जाम से पहले कोई टाइम नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो जो क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपन करें। उसको करने का फायदा ये है कि इसके अलावा आपके पास टाइम मिले तो आप वो क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन जरूरी क्वेश्चन है उसको आप पहले देखें। मेरा तो ये सजेशन है, बाकी करवाने को तो मैंने पूरी साल ये चीजें करवाई है, क्लासेज में सब चीजें करवाई है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का है वो आप देख लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। फिर उसके बाद शाश्वतता के विरुद्ध वाला नियम है वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने को तो कोई भी आ सकता है, पर अपन तो अपने हिसाब से चलते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसकी ज्यादा संभावना है, तो उस तरीके से अपन देखते हैं। सबसे पहले शाश्वतता के विरुद्ध नियम अपन उसी तरीके से चलेंगे जैसे आपको आपके पास मैटर है उस तरीके से, क्योंकि अब डिटेल से और उतना करने का समय नहीं है कि हम इसको वैसे पढ़ें जैसे क्लास टाइम में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन एक नियम है शाश्वतता के विरुद्ध नियम। शाश्वतता के विरुद्ध नियम इसको देख लेते हैं। शाश्वतता के विरुद्ध नियम, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो हिंदू लॉ का जो पेपर हुआ है, फर्स्ट ईयर वालों का जो पेपर हुआ है, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? कोई डिस्टर्बेंस है तो प्लीज आप अभी बताएं। जी सर, नहीं है, बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ, चलिए ठीक है, क्योंकि बीच बीच में कईयों की जो आती है ना रिक्वेस्ट, उस कारण हो सकता है कोई डिस्टर्बेंस हो। चलिए, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। हाँ, मैं बात कर रहा था हिंदू लॉ के पेपर की। हिंदू लॉ के पेपर में अपने 3 क्लासेस का वीडियो यूट्यूब पर डाला था और उन 3 में से 2 जो क्वेश्चन है एज इट इज 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले हैं। क्वेश्चन तो 3 क्लासों में 4 थे, लेकिन उन 3 क्लासों वाले में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन आए। कौन सा है आपका? एक तो क्वेश्चन आए कर्ता की स्थिति वाला, कर्ता की स्थिति या कर्ता के अधिकार, कर्ता के दायित्व, कब वो सैदायिकों की संपत्ति का अंतन कर सकता है। ये वाला क्वेश्चन अपने एक वीडियो में किया था। और एक क्वेश्चन आज सुबह की क्लास थी जो संरक्षक की, गार्जियनशिप की संरक्षकता वाला, उसमें प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियां और संरक्षक क्या है ये सारा क्वेश्चन पूछा था। यानी ये 2 क्वेश्चन सीधे सीधे अगर बच्चे ने 2-3 वीडियो भी देखे हैं तब भी वो पास बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो अपन वही क्वेश्चन करने की कोशिश रहती है, बाकी सब आपकी मेहनत और आपका भाग्य है कि भाई वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। नहीं आते हैं तब भी अपने पर ये नहीं है कि भाई आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन तो ये है कि अपने हिसाब से करते हैं कि भाई ये आ जाए। और अभी तक जो ईश्वर की कृपा भी ऐसी रही है कि जो क्वेश्चन करते हैं वो एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ये शाश्वतता का मतलब क्या होता है, हम किसको शाश्वतता कहें? सबसे पहले हमें शाश्वतता का अर्थ समझना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शाश्वतता किसको कहते हैं तो कोई बता सकता है शाश्वतता क्या है? अभी तक सभी ने, आपने ये चीजें पढ़ी भी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को भी इसको रीड कर लिया आपने। तो शाश्वतता के बारे में कोई भी अगर कहे कि शाश्वतता क्या है तो बताएं प्लीज। चलिए, शाश्वतता का मतलब होता है निरंतरता, निरंतर, लगातार। शाश्वत कहते हैं ना, शाश्वत काल से चली आ रही है, यानी हमारे ये पहले से चली आ रही है, निरंतर चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है। तो शाश्वतता का मतलब निरंतरता होता है, निरंतरता, लगातार, इसको कहते हैं निरंतरता। और ये जो निरंतरता है, ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो लगातार जो चीज चली आ रही है उसके विरुद्ध नियम है। ये क्या है? शाश्वतता के विरुद्ध नियम है। ये नियम किसके विरुद्ध है? शाश्वतता के। जो चीज लंबे समय से चली आ रही है उसके विरुद्ध ये नियम क्या कहता है? ये उसी के विरुद्ध नियम है। जैसे आपकी संपत्ति है, हम संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पहले इसके नाम थी, फिर इससे इसके आगे, फिर इससे इसके आगे, फिर इससे इसके आगे, फिर इससे इसके, ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे चली आ रही है, लगातार लंबे समय से चली आ रही है, शाश्वत काल से चली आ रही है। वो ये कहता है कि इसको कहीं न कहीं ब्रेक दिया जाए, इसको कहीं न कहीं रोका जाए, इसके विरुद्ध इसी शाश्वतता के विरुद्ध ये नियम है। ये कहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे संपत्ति के आगे से आगे चलती रहेगी, कहीं तो कोई ब्रेक होना चाहिए, कहीं तो इसको रोकना चाहिए। तो ये इस शाश्वतता के विरुद्ध ये नियम ये कहता है कि ये जो संपत्ति है शाश्वत काल के लिए चली आ रही है, इसको कहीं रोका जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि संपत्ति ऐसी चलती रहे, इसको कहीं न कहीं रोका जाए। तो शाश्वतता का जो विरुद्ध नियम है, ये महत्वपूर्ण नियम है इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि ये संपत्ति को लेके है। तो संपत्ति में सबसे महत्वपूर्ण नियम अगर है कोई, तो वो शाश्वतता के विरुद्ध नियम माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिद्धांत है, ये लोकनीति पर आधारित है। ये लोकनीति पर आधारित है। लोकनीति का मतलब है कि किसी भी संपत्ति के अंतन को शाश्वत रूप से आबद्ध नहीं किया जाए। लोकनीति तो ये कहती है कि कोई भी संपत्ति है उसको हमेशा हमेशा के लिए आबद्ध नहीं कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम उसको एक जगह फिक्स करके छोड़ते हैं कि ये उसी की है तो उसी की रहेगी, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि शाश्वतता के विरुद्ध का मतलब कोई संपत्ति अगर एक ही है तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक ही रहेगी। अगर ऐसा होगा तो फिर विकास रुक जाएगा, फिर व्यापार नहीं बढ़ेंगे, फिर अलग-अलग क्षेत्रों में डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार जिसकी प्रॉपर्टी हो गई, वो हमेशा उसी की रहेगी, फिर दूसरे के पास तो आएगी नहीं। जब आएगी नहीं, संपत्ति का आगे से आगे ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर विकास कहाँ से होगा? ये कहता है कि कोई भी संपत्ति ऐसे में किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध आबद्ध नहीं की जाए, यानी केवल ए के विरुद्ध कर दी तो ए ही इसका मालिक नहीं रहेगा हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके क्या हो कि इस नियम को रोको और ये संपत्ति आगे किसी और को भी ट्रांसफर हो, ऐसा नियम होना चाहिए। यानी ये जो प्रॉपर्टी, अब मैं ये कह दूं कि एक्स व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है और लगातार वही उसका मालिक रहेगा, कभी कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। तो क्या ये बात ठीक है? क्या ये ठीक है? फिर तो हम किसी का प्लॉट ले ही नहीं पाते, फिर तो हम किसी को संपत्ति दे ही नहीं पाते, क्योंकि एक बार जिसकी होगी वो हमेशा उसी की रहेगी। तो इससे विकास नहीं होगा, इससे विकास अवरुद्ध होगा। इसलिए कहा गया कि ये जो शाश्वत काल के लिए जो संपत्ति आप किसी एक को दे रहे हैं ना, इसको रोको, इसको रोको, ताकि ये संपत्ति किसी और को भी मिले, ताकि कोई और व्यक्ति भी विकास करे, फिर कोई और को। जब आगे से आगे इसका अंतरण होगा तो नई नई चीजों का विकास होगा। इसलिए विकास के लिए ये जो शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संपत्ति का संचलन भी रुक जाता है, ये कहा गया क्योंकि इस नियम से क्या होगा, न केवल व्यापार व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे संपत्ति को एक जगह रोक दिया जाए तो व्यापार व्यवसाय नहीं होगा, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अपितु और क्या होगा, संपत्ति का संचलन भी रुक जाता है, यानी सर्कुलेशन। संपत्ति आगे से आगे रोटेशन में घूमती रहती है, उसका संचलन भी क्या करता है, रुक जाता है। अब संपत्ति आज एक्स के पास है, कल यही प्रॉपर्टी वाई के पास होती है, और कभी ये मुनाफा मिलता है तो ये किसी जेड को बेच देता है, जेड को और ज्यादा पैसे मिलते हैं तो ये किसी ए को बेच देता है। ऐसे करके संपत्ति क्या करती है, रोटेशन में चलती रहती है। अगर संपत्ति एक के पास ही रहेगी तो फिर व्यवसाय, व्यापार, विकास क्या करेगा, अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। संपत्ति का अंतरण का प्रवाह चलता रहे। लोकनीति ये कहती है कि जो संपत्ति है वो अंतरण का प्रवाह निरंतर चलता रहे। जैसे पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो पानी खराब हो जाता है, पानी अगर लगातार बहता रहता है तो पानी हमेशा शुद्ध रहता है। ऐसे ही संपत्ति का अंतरण भी रुकना नहीं चाहिए, ये अंतरण भी आगे से आगे इसका प्रवाह वो बना रहना चाहिए। यानी ए से बी को चली गई, बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को। आप देख रहे हो जिस प्रॉपर्टी पर आज हम खड़े हैं, क्या वो हमेशा प्रॉपर्टी इसी की थी? वो पहले किसी और की रही होगी, उससे पहले किसी और की रही होगी। ऐसे करते करते वो संपत्ति का क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोगों का विकास हो रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग गांव से शहरों की आ रहे हैं तो उनका विकास ही तो हो रहा है। शहरों से वो फिर कहीं और बड़े शहरों में चले जाएंगे। ऐसे क्या संपत्ति का अंतर आगे से आगे होना चाहिए, और लोकनीति भी यही कहती है कि ऐसा प्रवाह निरंतर चलता रहना चाहिए। इसी सिद्धांत को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 में सेक्शन 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ये क्या कहता है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, इसको स्थान दिया गया संपत्ति अंतरण की धारा 14 में। धारा 14 ये कहती है, सेक्शन 14 ये कहता है, धारा 14 क्या कहती है, धारा 14 है, धारा 14 ये कहती है, इसकी इसी लैंग्वेज को समझना है, जो सेक्शन 14 में जो बताए गए इसी लैंग्वेज को पकड़ना है अपने को। ये क्या कहती है, कोई भी संपत्ति अंतरण, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्योंकि जो लिखते हैं ना इसी का ही प्रभाव है कि ये चीजें समझ में आ रही है। कोई भी संपत्ति अंतरण, कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए, ऐसा हित सृष्ट करने के लिए, कोई भी संपत्ति अंतरण
ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता, हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जो ऐसे अंतन की तारीख को, जो ऐसे अंतरण की तारीख को, जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक, जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के, जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के और किसी व्यक्ति की, और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि, जो उस कालावधि के अवसान के समय, उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, अस्तित्व में हो, जिसे यदि, जिसे यदि वह पूर्ण व्यय प्राप्त करे तो वह सृष्ट हित मिलना हो, वह सृष्ट हित मिलना हो। अप्राप्त व्ययता के पश्चात प्रभावी होना है, अप्राप्त व्ययता के पश्चात प्रभावी होना है, अप्राप्त व्ययता के पश्चात प्रभावी होना है। एक सेकंड, एक बात बताना, ये जो आवाज आ रही है ये आपको सुनाई देती है क्या? अगर इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है तो बताना। ये जो अब साउंड आ रही है, अब इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? सुनने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? हवा की जो आवाज आ रही है एकदम बढ़िया, दिक्कत नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, फिर दिक्कत आती है थोड़ी सी। ये जो नियम है धारा 14, ये क्या कहता है कि कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता। वे कोई भी संपत्ति का अंतरण ऐसा हित सृष्ट का मतलब सृजन करने के लिए नहीं हो सकता, जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के, भाई जब तक वो जी रहे हैं तब तक, और फिर और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, उस कालावधि का जब अवसान होता है उसके समय वो अस्तित्व में आता है, जिसे यदि वह पूर्ण व्यय प्राप्त करे तो वह सृष्ट हित मिलना हो। अप्राप्त व्यय के पश्चात प्रभावी होना है, अप्राप्त व्ययता के पश्चात प्रभावी होना है। एग्जाम्पल से ये चीज आपके क्लियर हो जाएगी। ये क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा कई व्यक्तियों के पक्ष में, किसी व्यक्ति द्वारा कई व्यक्तियों के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन अंतिम अंतरिति के संपत्ति में हित निहित होने को उसके वैश्यता की आयु प्राप्त करने के बाद नहीं टाला जा सकता। क्या कहता है? इस प्रकार इस नियम के अनुसार किसी संपत्ति, किसी संपत्ति, इस प्रकार इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा कई व्यक्तियों के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन अंतिम अंतरिति के संपत्ति में हित निहित होने को उसके वैश्यता की आयु प्राप्त करने के बाद नहीं टाला जा सकता। यानी अगर एक व्यक्ति अपने संपत्ति को किसी को ट्रांसफर कर रहा है, ये ए है, ए अपनी संपत्ति को ट्रांसफर कर रहा है किसी जीवित व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को जो बी है, बी ये क्या कहते हैं, कोई भी संपत्ति अंतरण में ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल में, तो ये नहीं कह सकता कि ये बी है तो ये बी जब तक जीवन काल है इसका, जब तक इसका जीवन काल है तब तक तो बी को, और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, या
इस बी के जीवन काल में अगर सी है, बी के जीवन काल में अगर सी आ जाता है, तो सी को ये संपत्ति क्या हो जाएगी, अंतरित हो जाएगी, उसको हित इसका मिलेगा। पूर्ण व्यय प्राप्त कर ले, अगर इसके जीवन काल में ये व्यक्ति हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है और ये वयस्कता को प्राप्त नहीं होता, वयस्क नहीं होता, तो जब तक ये वयस्क होगा, जब तक ये वयस्क नहीं होगा, तब तक ऐसा हित इसके जो ट्रांसफर है वो इसके अंतर इसका निहित हित हो जाएगा। उसके बाद इसे आगे टाला नहीं जा सकता, इसके बाद इसे नहीं दिया जाएगा। ये क्या कहता है, अप्राप्त व्ययता के पश्चात प्रभावी होना, यानी जो अप्राप्त व्यय, जो वयस्कता की जो इसकी आयु है, ये अप्राप्त व्यय, उसके बाद ये प्रभावी हित इसका हो जाता है, यानी जैसे ही वयस्क होगा इस संपत्ति का ये मालिक बन जाएगा। मान लो ए ने बी को संपत्ति दी और बी की मृत्यु हो जाती है। कई बार ऐसे करते हैं ना कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति बी को मिलेगी, और अगर बी भी मर जाता है तो संपत्ति सी को मिलेगी, अगर सी भी मर जाता है, सी जीवित नहीं होता उस समय तक, तो संपत्ति डी को मिलेगी। ऐसे आदमी अपनी संपत्ति की व्यवस्था करता है कि अगर मैं मर जाता हूं और मेरे मरने के समय बी जीवित है तो बी को संपत्ति मिलेगी, अगर बी के मरने के बाद अगर सी जीवित है तो सी को संपत्ति मिलेगी, ऐसे कि अगर कोई जीवित नहीं होता तो संपत्ति इसको मिलेगी, ऐसी व्यवस्था करके जाता है। तो ये कहता है कि जिस व्यक्ति को ऐसा हित मिलना है, उसकी मृत्यु के बाद अंतिम जो अंतरिति है, अंतिम अंतरिति यानी जो लास्ट वाला है, वो लास्ट वाला व्यक्ति अगर अस्तित्व में है और उसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है, तो जब तक वयस्क नहीं होगा तब तक वो संपत्ति इसके नाम से नहीं होगी। जैसे ही वयस्क होगा वो संपत्ति उसको मिल जाएगी। अगर अंतिम अंतरिति नहीं बचता है, उस मृतक से पहले मर जाता है, तो संपत्ति आगे ट्रांसफर नहीं होगी, तो नहीं होगी। जैसे सी को मिलनी थी और सी इस बी से ही पहले मर चुका, तो फिर संपत्ति किसको जाएगी, फिर संपत्ति सी को नहीं जाएगी, यानी आगे नहीं जा सकती, फॉरवर्ड नहीं हो सकती। तो संपत्ति जो है वो ये कहती है कि इस ऐसे आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, इसके विरुद्ध नियम है। ये कहता है कि अंतिम अंतरिति जिसको मिलनी है संपत्ति, अगर अस्तित्व में है तब तो उसको संपत्ति मिलेगी, अन्यथा उसको संपत्ति नहीं मिलेगी। अगर वो अस्तित्व में होता है तब उसकी आयु अगर 18 वर्ष से कम है तब उसको कब मिलेगी, जब वो वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेगा तब मिलेगी, अन्यथा संपत्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगी। फिर संपत्ति की आगे जो प्रोसेस है उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति ये कहता है कि ये संपत्ति मेरी है और मैं इस संपत्ति को बी को दे रहा हूं, और मेरे बी अगर मर जाएगा तो संपत्ति सी को चली जाएगी, सी मर जाएगा तो संपत्ति डी को जाएगी, डी मर जाएगी संपत्ति ई को जाएगी। ऐसे कर देता है, ऐसे करता है तो संपत्ति रुक के बैठ जाती है, संपत्ति रुक जाती है, यानी वो संपत्ति इन्हीं तक सीमित हो जाती है, इससे आगे वो ट्रांसफर कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये तो जीवन काल के लिए, भाई बी तो केवल इसका यूज ही कर सकता है जीवन काल में, आगे तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, क्योंकि आगे ट्रांसफर इस सी को की हुई है, आगे तो इस सी के लिए कर दी कि ए जब तक जीवित है तब तक तो इस संपत्ति का उपयोग कौन करेगा, बी करेगा। और अगर बी मर जाता है तो संपत्ति किसको चली जाएगी, सी को चली जाएगी। फिर सी के जीवन काल के लिए हो गया कि फिर सी इसको यूज करेगा। अब सी भी इसको अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि आगे उसके बाद डी का भी नाम लिखा हुआ है कि वो संपत्ति सी के मरने के बाद डी को जाएगी। अब डी भी इसका आगे यूज ही करेगा, विक्रय तो ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि डी के बाद ई का नाम लिखा हुआ है, भाई संपत्ति ई को जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये संपत्ति इनसे बाहर नहीं जा सकती, ये केवल बीच वाले वो क्या करेंगे, जीवन काल के लिए उपयोग करेंगे। और अंतिम अंतरिति जब डी के पास है और डी से पहले अगर ई मर जाता है तो फिर शेष कोई अंतरिति बचता ही नहीं, फिर संपत्ति यहीं रुक जाएगी, फिर संपत्ति यहाँ रुक जाएगी। अगर ई अवयस्क है तब इसको वहां तक टाल दिया जाएगा जब तक ये वयस्क नहीं होता, यानी जैसे ही वयस्क होगा ये संपत्ति इसके आ जाएगी। ऐसे कहने का मतलब ये है कि संपत्ति का कहीं तो ब्रेक लगाओ, यानी अब यहाँ लगा दिया इसका ब्रेक अंतिम अंतरिति की, कि अगर अंतिम अंतरिति जीवित है, अस्तित्व में है, तब तो वो वयस्क है, तब तो उसको तुरंत मिल जाएगी। अगर वयस्क नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो संपत्ति जब तक वो वयस्क नहीं होगा तब तक उसके नहीं होगी, उसके बाद इसके नाम से अंतरित हो जाएगी। लेकिन अगर ई पहले मर जाता है, ई मान लो इस डी से ही पहले मर गया तो संपत्ति यहीं तक रुक जाएगी, या डी और ई पहले मर गए तो संपत्ति सी तक रुक जाएगी, यानी इसका अवरोध आ गया इसमें। यानी जहां अंतिम अंतरिति नहीं बचता उससे पहले अगर आता है तो संपत्ति को वही रोक दिया जाएगा, फिर उससे आगे संपत्ति दूसरे तरीकों से डिस्पोज होगी। इन रिडले के मामले में कहा गया कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम को निम्न रूप में निरूपित किया गया कि शाश्वतता के
शाश्वतता के विरुद्ध नियम से क्या मतलब है? ये बताता है कि विधि द्वारा शाश्वतता के लिए संपत्ति अंतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी कानून क्या करता है? कानून ये कहता है कि विधि द्वारा ऐसे शाश्वत काल के लिए संपत्ति अंतरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि इससे आगे आप ऐसा नहीं कर सकते। ये रेस्ट्रिक्शन उस पर लगाया जाता है इस नियम के तहत। इसका एक एग्जांपल देते हैं अपन, एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश करना। ये जो टीपी एक्ट है वो सारे एग्जांपल पर डिपेंड करता है, एग्जांपल से ही चीजें समझ में आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे एग्जाम्पल देखिए। ये जो शाश्वतता का विरुद्ध नियम है ये इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस समझना समझना बेसिक चीजों को ही है। ज्यादा अपने को अब वो चीज नहीं देखने की और क्या इसकी गहराई में नहीं जाना। अपने को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये नियम क्या कहता है, बाकी चीजें तो सब लिखी हुई है। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कै एक संपत्ति का, कै एक संपत्ति का, ख ग घ, कै ये कै है, ये इस प्रॉपर्टी का, ये वाली क्या है? प्रॉपर्टी है। ये क्या है? प्रॉपर्टी है। किसकी है? कै की है। ये कै की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को क्या करता है? ख फिर ग और फिर घ, ख ग घ आदि के पक्ष में उनके जीवन काल के लिए अंतरित करता है। इनके तो क्या करता है? जीवन काल के लिए, जीवन काल के लिए अंतरित करता है। फिर अंतिम अंतरिति घ का ज्येष्ठ पुत्र ड है। अंतिम अंतरिति कौन है? इस घ का सबसे बड़ा पुत्र, घ का सबसे बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र अड है। यहाँ जो ग है वो जन्म लेते ही क्या हो जाता है? ये जो है अंतिम अंतरिति ग, ये क्या करता है? जन्म लेते ही संपत्ति में उसका हित निहित हो जाता है। हित निहित, जन्म लेते ही संपत्ति में उसका हित निहित नहीं होगा, हित निहित नहीं होगा, हित निहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं अभी बताऊंगा। हित निहित नहीं होगा, चाहे अंतन के समय, चाहे अंतरण के समय, जब ऐसा अंतरण किया गया था, चाहे अंतरण के समय वह जन्मा ही नहीं हो, चाहे ऐसे अंतन के समय वह जन्मा ही नहीं हो। लेकिन अब देखिए आगे, लेकिन यदि व्यवस्था यह की जाती है, लेकिन यदि व्यवस्था यह की जाती है कि जब ग आवश्यक रहता है, ई वाली बात है ये ए हो गया, बी सी डी और ये ई, इसको ई मान ले, ई। जब तक ग आवश्यक रहता है संपत्ति में उसका हित निहित नहीं होगा, उसका हित निहित नहीं होगा। जब तक ग ऐसी संपत्ति में आवश्यक रहता है उसका हित निहित नहीं होगा, तो वहां क्या होगा? वहां शाश्वतता के विरुद्ध नियम यह अपेक्षा करता है। वहां ये माइक किसका ऑन है भाई? माइक प्लीज बंद कर दे। वहां शाश्वतता का नियम, अनुराग, वहां शाश्वतता के विरुद्ध नियम यह अपेक्षा करता है कि गाय के वयस्क होते ही संपत्ति में उसका हित निहित हो जाएगा। संपत्ति में उसका क्या हो जाएगा? हित निहित हो जाएगा। वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेने के बाद संपत्ति में गाय के हित निहित होने को नहीं टाला जा सकता। जैसे ही वयस्क होगा ये गाय, इस वयस्कता के बाद इसके हित को नहीं टाला जा सकता, यानी इसको दे दिया जाएगा हित। यहाँ गाय का आवश्यकता के दौरान, अगर जब गाय आवश्यक है, आवश्यकता के दौरान, गाय का आवश्यकता के दौरान संपत्ति में कैसा हित होगा? संपत्ति में समाश्रित हित होगा। कैसा? समाश्रित हित। संपत्ति में समाश्रित हित रहेगा तथा वयस्क होते ही वह क्या कर लेगा?
हित निहित हो जाएगा। वैसे को होते उसमें क्या हो जाएगा, हित निहित, हित निहित हित में बदल जाएगा। यही शाश्वतता के विरुद्ध नियम है। यही क्या है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम है। अब देखिए इस प्रश्न को क्या कहना चाहता है कि ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम है क्या। ध्यान देना, ये कहता है, एग्जाम्पल ये कहता है कि कै की कोई प्रॉपर्टी है, कै की कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कै ने किसको दिया, खै को दिया। कब तक दिया, जब तक खै का जीवन काल है तब तक। यानी जब तक खै जीवित रहेगा तब तक तो ये प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, खै की रहेगी। खै की मृत्यु हो जाएगी तो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, गै को। फिर गै के लिए भी क्या है, जीवन काल के लिए, ये लिखा है जीवन काल, गै के भी ये जीवन काल के लिए। गै भी इसको आगे अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर सकता जैसे खै नहीं कर सकता था। यानी खै तो इसका उपयोग उपभोग ही करेगा, और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी ये संपत्ति गै को चली जाएगी। गै फिर इसका अपने जीवन काल में उपयोग उपभोग करेगा, तो ये 90 वर्ष तक जिए, चाहे 100 वर्ष तक जिए, कितना ही वर्ष जिए, गै अपने जीवन काल में इस संपत्ति का यूज करेगा। गै की मृत्यु के बाद ये घै इस संपत्ति का यूज करेगा। यानी इन तीनों के तो जीवन काल के लिए है, इन तीनों के लिए तो क्या ये जीवन काल के लिए है। फिर उसके बाद लास्ट में यह कहा कि ये जो घै है यानी डी है, इस डी का जो सबसे बड़ा पुत्र है ई, सबसे बड़ा पुत्र जो ई है, संपत्ति उसमें निहित होगी। संपत्ति क्या होगी, इसमें निहित होगी। इसके आगे नहीं बताया उन्होंने कि ई के बाद कहां जाएगी संपत्ति, एफ के पास जाएगी कि नहीं जाएगी, ये कुछ नहीं कहा। बस इतना कर दिया कि ये इनके तो जीवन काल के लिए अंतन कर दिया, और उसके बाद इसको क्या हो जाएगा, ये हित इसमें चला जाएगा। तो अंतिम अंतरिति कौन हुआ, ये हुआ कौन, ई। अब ये मर जाता है, संपत्ति इसको आ जाती है, ये मर जाता है, संपत्ति इसको आ जाती है, और ये मरता है तो संपत्ति इसको मिलती है। लेकिन इसको कब मिलेगी, इसको कब मिलेगी, अगर ये वयस्क है तब तो इसको तुरंत मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वयस्क नहीं है, मान लीजिए जब ये मरा था, जब ये डी मरा था, तब इसकी आयु मान लो 15 वर्ष रही होगी। 15 वर्ष है इसकी ई की, इस ई की आयु क्या थी, 15 वर्ष थी, इसकी आयु 15 वर्ष है ई की। तो अभी ये वयस्क नहीं हुआ है, तो संपत्ति कब जाएगी, इस डी से मरने के बाद संपत्ति इसको कब मिलेगी, जब ये वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेगा तब इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर ये इसकी मृत्यु के समय वयस्क है तब संपत्ति सीधी ई को मिल जाएगी तुरंत। तो यानी कहने का मतलब है कि जब ये वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेता है तब इसको मिल जाती है, या वयस्क है तो तुरंत मिल जाएगी। इससे आगे अब किसी को नहीं जाएगी, इससे आगे अब ये संपत्ति किसी को नहीं जाएगी। अब ई क्या कर सकता है, ई इस संपत्ति का आगे जिसको चाहे अंतन कर सकता है। ई इस संपत्ति का क्या करेगा, जिसको चाहे जैसा चाहे अंतन कर सकता है, क्योंकि अंतिम हित इसमें निहित है, अंतिम हित इसमें निहित है। जब इसको ट्रांसफर की, जब इसको ट्रांसफर की, इसको की, तब भले इसका जन्म नहीं हुआ हो, कोई जरूरी नहीं है कि 2-3 इतने टाइम बाद ये व्यक्ति होगा। बस ये कि खैर को, उसके बाद उसकी संतान को, और उसके बाद सबसे बड़ा बेटा जो होगा उसको मिलेगी। अगर बड़ा बेटा हो गया तब तो बड़े बेटे को मिल जाएगी, बड़ा बेटा नहीं हुआ तो संपत्ति फिर उसको नहीं जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, ये जो शाश्वतता चली आ रही है, ये जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, इस पर यहाँ पर आके क्या लगा दिया, रोक लगा दी कि अब इससे आगे ये नहीं जाएगी। अब ये ई क्या कर सकता है, इसको जैसा चाहे यूज कर सकता है, जिसको चाहे विक्रय कर सकता है, जिसको चाहे गिरवी रहन बंधक जो चाहे दान कर सकता है। यानी ये जो शाश्वत काल से जो चली आ रही थी व्यवस्था, इसको यहाँ आके क्या कर दिया, रोक लगा दिया इसके विरुद्ध, यानी शाश्वतता के विरुद्ध। अब ये यहाँ पर आके इस पर प्रतिरोध लगा देता है कि अब आगे इसे अंतन नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एकदम बढ़िया। जी सर। अब देखिए ये जो शाश्वतता है इसके कारण क्या है भाई, आखिर क्या कारण है, ये क्यों ये व्यवस्था अपनाई गई थी, तो शाश्वतता के कारण क्या है। थोड़ा फास्ट चलूं तो कोई दिक्कत है क्या आपको? थोड़ा सा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा फास्ट सही रहेगा। हाँ, इतना सा ध्यान रखना कि समझने की थोड़ी शक्ति है वो थोड़ी सी फास्ट रखना, कैप्चर करने की थोड़ी सी जो पावर है ना वो दिमाग को खुला रखना, बस इतना सा ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना। बाकी समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक समझ में नहीं आई तो ये तो गलती थी,
लेकिन अब समझ में नहीं आई, ये गलती फिर मेरी हो जाएगी, तो समझ में आना जरूरी है। शाश्वतता के कारण क्या है? शाश्वतता के कारण, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मसला है और प्रॉपर्टी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया जाना है। शाश्वतता के कारण, क्या कारण है शाश्वतता के? जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम बनाने की आवश्यकता शाश्वत काल के लिए संपत्ति के अंतन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पड़ी, कि भाई हमेशा ये जो शाश्वत काल के लिए संपत्ति का अंतन है इसको रोक दिया जाए, इसलिए इस शाश्वतता के नियम की आवश्यकता पड़ी। अब प्रश्न ये है कि संपत्ति अंतन की शाश्वतता की प्रकृति के मुख्य कारण क्या है? इसके लिए कुछ कारण बताए गए हैं जो ये माने जाते हैं कि ये शाश्वतता के कारण है। कौन सी? संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति के मन में, क्या कोई भी व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है तो संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति के मन में क्या होता है? संपत्ति के प्रति मोह होता है। क्या होता है? मोह होता है। कोई अगर प्रॉपर्टी बनाता है तो उसका उस संपत्ति के प्रति लगाव हो जाता है। वो चाहता है कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी कोई बेचे नहीं, मेरी ये प्रॉपर्टी विक्रय नहीं करे, मैंने बड़ी मेहनत के साथ इस प्रॉपर्टी को बनाया है, बहुत खूब पैसे लगा के जिंदगी भर की कमाई लगा कर कि मैंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। इसलिए उस व्यक्ति का जो ये संपत्ति ऐसे अर्जित करता है, मान लो एक्स व्यक्ति अपने दिन पूरी जिंदगी की कमाई लगा के कोई जगह खरीदता है, तो उस संपत्ति के साथ नेचुरल उसका मोह हो जाएगा। वो जल्दी से नहीं चाहता कि इसकी प्रॉपर्टी को उसके बेटों के हाथ में आते इसका विक्रय कर दे, वो कभी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके पोते उसकी संपत्ति को ऐसे खा जाए, वो चाहता है कि ये संपत्ति मेरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां आगे से आगे चलती रहे और इनके काम आती रहे, कोई इसको विक्रय ना कर सके, ऐसी वो व्यवस्था करना चाहता है। इसलिए कि उसका संपत्ति के प्रति मोह होता है, इसलिए वो चाहता है कि संपत्ति हमेशा के लिए ऐसे ही चले, कोई इसको आगे जाके नष्ट नहीं करे। तो पहला कारण, संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति के मन में संपत्ति के प्रति क्या होता है? मोह होता है, और वह चाहता है कि उसके उत्तराधिकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करे। वो यही तो चाहता है कि भाई उसके उत्तराधिकारी उसका दुरुपयोग नहीं करे। अगर दुरुपयोग करने का मतलब क्या है? कि वो संपत्ति को विक्रय नहीं करे। अगर गलत हाथों में चली गई संपत्ति, बेटे पोते खा जाएंगे, तो वो चाहते हैं कि इसको खा ना सके, ऐसी वो व्यवस्था करता है। इसलिए वह संपत्ति का शाश्वत अंतरण करके, इसलिए वो क्या करता है? अपनी संपत्ति का शाश्वत अंतरण करता है। शाश्वत अंतरण करके क्या करता है? शाश्वत अंतरण कर उसे चिर स्थायी बनाने का प्रयत्न करता है। भाई ये प्रॉपर्टी है ना, हमेशा हमेशा के लिए मेरी ऐसी रहे, कोई इसको खा न जाए, ऐसी वो व्यवस्था करता है। तो वो शाश्वत काल के लिए उसका क्या करता है? अंतन करता है। तब वो कहता है कि मेरा बेटा ये मान लो खुद है, वो कहेगा मेरे मरने के बाद मेरे बेटे इसको मिलेगी, इसके बाद में इसको मिलेगी, इसके बाद में इसको मिलेगी, इसके बाद इसको मिलेगी, इसके बाद इसको मिलेगी, और उसके बाद उसको, उसके बाद उसको, और उसके बाद उसको, यानी कई पीढ़ियों की व्यवस्था कर जाता है। जहां तक उसने करनी है वो कर देता है। वो चाहता है कि संपत्ति ऐसे ही चलती रहे, कोई खा पी ना जाए, इसको कोई नष्ट ना कर दे। अब ये नियम ये कहता है, ये तो शाश्वतता का कारण बन गया एक, भाई इस कारण से, मोह के कारण व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी संपत्ति को कोई नष्ट नहीं करे, इसलिए वो शाश्वत काल के लिए क्या करता है? संपत्ति का अंतरण करता है। दूसरा इसका कारण क्या है? दूसरा इसका कारण है कि अधिकांश व्यक्ति ये चाहते हैं, ज्यादातर लोग है ना वो यही चाहते हैं, अधिकांश व्यक्ति यह चाहते हैं कि वे संपत्ति का जन्म जन्मांतर तक उपयोग करते रहे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई इस संपत्ति का ना जन्मों जन्मों तक क्या करते रहे? उपयोग करते रहे, कोई इसको नष्ट नहीं करे। और ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जब मैं अगला जन्म लूंगा ना, तब भी ये प्रॉपर्टी मेरी होगी, फिर मर जाऊंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर प्रॉपर्टी मेरी हो। ऐसे वो पूर्व जन्मों में विश्वास करता है और चाहते हैं कि अगले जन्म में भी उस संपत्ति का उपभोग करे। वो ये चाहते हैं कि अगर मैं इस जन्म में मर गया तो फिर से मेरा जन्म होगा और फिर मैं इस संपत्ति का उपभोग करूंगा, इसलिए कोई इसको ट्रांसफर ना कर दे, ऐसी वो व्यवस्था करता है। इस कारण से क्या करता है? ये भी एक शाश्वतता का कारण है। इससे भी शाश्वत अंतरण का बढ़ावा मिलता है। ये हर व्यक्ति चाहता है कि जन्म जन्म तक ये संपत्ति ऐसे ही आगे चलती रहे, कोई इसको नष्ट ना करे। तीसरा, पारिवारिक संपत्ति को, अगर कोई फैमिली कोई प्रॉपर्टी है, पारिवारिक संपत्ति को हर हालत में विक्रय या अन्यथा व्ययन से बचाने के लिए
बचाने की भावना भी क्या करती है, शाश्वतता को प्रोत्साहित करती है। ये क्या है कि पारिवारिक संपत्ति है, उसका कोई ना कोई तो विक्रय कर ही देगा, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई कोई इसका विक्रय नहीं करे, और इस कारण से वो क्या करते हैं, इस शाश्वतता की भावना के अनुसार उसका शाश्वत काल के लिए अंतरण करते हैं कि भाई परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, कोई इसको बेच देगा तो बेचे नहीं, कोई इसका विक्रय नहीं करे, इसलिए वो क्या करते हैं, इसका शाश्वत काल के लिए अंतरण करते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिनके आधार पर ऐसी प्रॉपर्टी शाश्वत काल के लिए अंतरण की जाती है। अब जब ऐसी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए चिरस्थायी बन जाएगी, लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे बाकी का, तो फिर उससे डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास रुक जाएगा, जहां है वहीं रुक जाएगा, आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। अब प्रॉपर्टी मान लो अगर ऐसा होता, अगर ये नियम चलता रहता, तो जो खेती की जमीन थी फिर तो वो खेती की रहती, शहर बढ़ते ही नहीं, आसपास की जो खेती और भूमि थी उसको कन्वर्ट ही नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उसका तो फिर मिसयूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कारण थे, संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति का मोह होता है कि वो चाहता है कि हमेशा के लिए रहे। फिर लोग कहते हैं कि हमारा दोबारा भी जन्म होगा, इस जन्म में हमने इतनी कीमत मेहनत से ये प्रॉपर्टी बनाई है, और मर गए तो अगले जन्म में फिर आएंगे और फिर इस संपत्ति का उपयोग करेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर यूज करेंगे। तो इस भावना से भी लोग शाश्वत काल के अंतरण करते हैं। फिर कोई ये कहता है कि भाई ये पारिवारिक संपत्ति है, विक्रय हो जाती है, तो इसलिए विक्रय ना हो, इसलिए भी शाश्वत काल के लिए इसका अंतरण करते हैं। तो ये शाश्वत काल के कुछ कारण बताए गए हैं। अब देखिए, ये जो शाश्वत काल के लिए अंतरण है, इस नियम का प्रतिपादित, इस धारणा को विफल करने के लिए, ये जो धारणा बनी हुई थी, इस धारणाओं को विफल करने के लिए क्या किया गया, इस धारणाओं को विफल करने के लिए शाश्वतता के विरुद्ध नियम को लाया गया। यानी ये जो आप कर रहे हो ना ऐसे हमेशा हमेशा के लिए, इसको क्या किया जाए, रोका जाए। इसी के विरुद्ध ये नियम आता है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम या शाश्वत काल के विरुद्ध नियम। ये जो नियम है, इसके बारे में स्टैनले वर्सेस लेफ के मामले में कहा गया कि शाश्वतता विधि के प्रतिकूल है। स्टैनले वर्सेस लेफ के मामले में ये कहा गया कि ये जो शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम है, ये क्या है, ये विधि के प्रतिकूल है। शाश्वतता विधि के प्रतिकूल है, सामान्य संपदा के लिए अहितकर है। भाई अगर कोई सामान्य संपत्ति है, जनरल प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए अहितकारी है ये वाला नियम, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। व्यापार व्यवसाय के लिए हानिप्रद है और संपत्ति के संचयन को अवरुद्ध करने वाली है, अतः साम्य के आधार पर इसे मान्य नहीं किया जा सकता। यानी शाश्वतता का जो नियम है, इसको मान्य नहीं किया जाना चाहिए, इससे प्रॉपर्टी का विकास नहीं होता, अवरुद्ध हो जाता है, मार्ग विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसे शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। इसका उद्देश्य ये बताया गया है कि संपत्ति के संचयन को अवरुद्ध होने से रोकना। भाई ये जो शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों लेके आए हम, इसलिए लेके आए कि भाई ये जो संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए एक जगह अवरुद्ध कर दी जाती है, संचयन की भावना, एकत्रित करने की भावना है, संपत्ति को इकट्ठा रखने की भावना है, इस भावना के विरुद्ध इसको लेके आया है कि भाई ऐसी भावना को विफल करना है, व्यापार व्यवसाय को हानि से बचाना है। ऐसे प्रॉपर्टी अगर एक ही रहेगी तो व्यापार जो व्यवसाय होगा उनको हानि होगी, ऐसी हानि से बचाने के लिए इस नियम को लाया गया है। राष्ट्र व समाज को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। राष्ट्र और समाज को क्या करना है, आर्थिक प्रगति तभी होगी जब संपत्ति आगे से आगे किसी को अंतरण होगी, एक दूसरा उसका यूज कर सके, तभी तो होगी। संपत्ति एक ही हाथ में रहेगी तो इसका आगे कोई यूज नहीं होगा, किसी को ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर विकास कैसे होगा। तो देश की आर्थिक प्रगति को विकास करने के लिए इस नियम को लाया गया। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस नियम को लाया गया। भाई अगर ऐसा होगा, संपत्ति हमेशा किसी की रहेगी, तो फिर उद्योग कहाँ लगाएंगे, तो उद्योग नहीं लगेंगे। तो उद्योगों को अगर बढ़ावा देना है तो इस शाश्वतता काल के लिए जो कंटिन्यू हो रहा है, इसको रोका जाना जरूरी है। इस नियम को लाने के पीछे यही उद्देश्य है कि उद्योग आदि को बढ़ावा मिल सके। कुटुंब की वित्तीय आपत्ति से निपटने के लिए सक्षम रखना। भाई परिवार है, इतना बड़ा परिवार होता है और कभी कभी परिवार की जो वित्तीय स्थिति है वो खराब हो जाती है, तो ऐसे में भले ही जमीन 1000 बीघे जमीन हो उसके पास, लेकिन उसका अगर कोई यूज नहीं कर सकता, उसको कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको विक्रय नहीं कर सकता, तो फिर वो प्रॉपर्टी चाहे उसके घर वाले भूखे मर जाएं उसको देख देख करके, वो किसी काम की नहीं है। तो घर की वित्तीय स्थिति को कभी कभी सुधार करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए ऐसी संपत्ति का अंतरण किया जाना चाहिए। आप देखते हैं कि जिसके ज्यादा प्रॉपर्टी हो, थोड़ी सी जमीन बेच करके क्या करता है, अपने मकान बना लेता है, बढ़िया रहन सहन कर लेता है और अपना व्यापार वगैरह शुरू कर देता है। अगर वो प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाता तो क्या ऐसा संभव था? नहीं था। फिर वो भले प्रॉपर्टी को देख के मर क्यों ना जाए भूखा,
वो किसी प्रकार से अपना विकास नहीं कर पाता था। अब जिसकी ज़मीनें जहाँ कीमती जगह, वो थोड़ी-थोड़ी ज़मीन विक्रय करके क्या करते हैं, उससे अपना विकास करते हैं और उससे राष्ट्र का भी विकास होता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के हाथों में जाएगी तो वो भी वहाँ कुछ ना कुछ नया करेगा और नया करेगा तो उससे भी देश की औद्योगिक जो विकास है वो बढ़ेगा, आर्थिक विकास में उसको योगदान मिलेगा और इस परिवार की जो विक्रय करने की क्षमता रखेगा, उसकी स्थिति है वो सुधर जाएगी, सक्षम हो जाएगा वो। जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी अगर ऐसे हमेशा हमेशा के लिए अंतरण होगा तो जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, यानी फिर तो गांव गांव ही रह जाते, शहर जो है वो बढ़ते ही नहीं। अब शहरों के आसपास की जितनी भी ग्रामीण भूमि थी सारी शहरों में कन्वर्ट हो जाती है, तो जनता की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं होती अगर ऐसे शाश्वत काल के लिए हमेशा संपत्ति का अंतरण होता रहता तो। इसलिए क्या किया गया, इस शाश्वतता के विरुद्ध नियम को लाया गया और ये कहा गया कि ये जो आप शाश्वत काल के लिए हमेशा के लिए अंतरण कर रहे हो ना, इसको रोको, इसको कहीं ना कहीं रोको, ब्रेक लगाओ उस पर, ताकि देश का विकास है वो हो सके, देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके, देश की आर्थिक प्रगति को ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, ऐसे परिवार के लोगों की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। इन तमाम बातों के लिए शाश्वतता के विरुद्ध नियम को लाया गया। इसके लाने के पीछे यही उद्देश्य था। ये जो नियम है इसकी अपेक्षाएं क्या है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, इसकी अपेक्षाएं क्या, ये क्या चाहता है, क्या चाहता है ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम। मैं बता देता हूं आपको शाश्वतता के विरुद्ध नियम की क्या अपेक्षाएं हैं, यानी ये क्या चाहता है, क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए। शाश्वतता के विरुद्ध नियम की अपेक्षाएं, शाश्वतता के विरुद्ध नियम की अपेक्षाएं, शाश्वतता के विरुद्ध नियम की कुछ अपेक्षाएं हैं जो इसकी प्रयोज्यता की शर्तें, यानी इस नियम को अगर लागू करना है तो ये जो शर्तें बताई गई है ये लागू होनी चाहिए जो नीचे बताई गई है। भाई इस नियम को हम लागू कब करेंगे, इसके लिए क्या आवश्यक होनी चाहिए, तो ये जो कंडीशंस यहाँ बताई गई इसमें इस नियम को लागू किया जा सकता है। क्या है, पहली बात इसके अंतिम अंतरिति, इसके लिए क्या होना चाहिए, अंतिम अंतरिति, अंतिम अंतरिति का होना आवश्यक है, अंतिम अंतरिति का होना आवश्यक है। मैं एक बार लिख देता हूं उसके बाद आपको डिफाइन कर दूंगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अवैश्यक अथवा अजन्मा व्यक्ति भी हो सकता है। अंतिम अंतरिति वो कैसा हो सकता है, अवैश्यक भी हो सकता है और अजन्मा भी हो सकता है। दूसरा ऐसे अंतिम अंतरिति के अवैश्यक होने पर, ऐसे अंतिम अंतरिति के अवैश्यक होने पर, ये वाला है जो अवैश्यक है, तो अवैश्यक होने पर क्या हो जाएगा, संपत्ति के अंतरण को, संपत्ति के अंतरण को या संपत्ति में हित निहित होने को, हित निहित होने को केवल आवश्यकता तक टाला जा सकता है, आवश्यकता तक टाला जा सकता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। तीसरा, अंतिम अंतरिति में संपत्ति के हित होने से पूर्व कम से कम एक पूर्विक हित का सर्जन होना आवश्यक है, यानी अंतिम जो अंतरिति है उस अंतिम अंतरिति से पहले एक पूर्विक हित का सर्जन आवश्यक है, पूर्विक हित का सर्जन आवश्यक है, एक पूर्विक हित वाला होना चाहिए, जैसा कि अधिनियम की धारा 13 में बताया गया, जैसा सेक्शन 13 में बताया गया है। नेक्स्ट, यह नियम संपत्ति के विक्रय, ये जो नियम है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ये संपत्ति के विक्रय, यह नियम संपत्ति के विक्रय, दान आदि के माध्यम से किए जाने वाले, दान आदि के माध्यम से किए जाने वाले अंतरणों पर लागू होता है, अंतरणों पर लागू होता है। पारिवारिक व्यवस्थापन, पारिवारिक व्यवस्थापन जो फैमिली सेटलमेंट होता है वो, पारिवारिक व्यवस्थापन, विभाजन, विभाजन, समर्पण आदि पर प्रयोज्य नहीं होता, आदि पर प्रयोज्य नहीं होता है। और लास्ट, ऐसे नियम ऐसे अंतरणों पर लागू होता है, ऐसे नियम ऐसे अंतरणों पर लागू होता है, ऐसे नियम ऐसे अंतरणों पर लागू होता है जो संपत्ति में हित सर्जन की क्षमता रखते हैं, जो संपत्ति में क्या करते हैं, हित सर्जन की क्षमता
रखते हैं। जो अंतरण संपत्ति में हित सर्जन की क्षमता नहीं रखता, वहां ऐसा नहीं हो सकता। सर्जन की क्षमता रखते हैं। संपत्ति से बाहर हित सर्जन जैसे व्यक्तिक समुदाय हक आदि पर यह लागू नहीं होता। ये व्यक्तिक समुदाय हक सुफा इन पर लागू नहीं, इन पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए शाश्वतता के विरुद्ध नियम की अपेक्षाएं क्या है, यानी क्या आवश्यक शर्तें हैं जो जिसके कारण से यह लागू किया जाता है। क्यों कि अंतिम अंतरिक्ति का होना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा ए ने बी को किया, बी के जीवन काल में, फिर सी के जीवन काल, फिर डी के, फिर ई के, तो ये जो अंतिम अंतरिक्ति है, इस अंतिम अंतरिक्ति का होना आवश्यक है, यानी ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर ये नियम लागू होगा ही नहीं। ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम तब लागू होगा जब ऐसा कोई अंतिम अंतरिक्ति होगा, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा होगा नहीं। और ऐसा अंतिम अंतरिक्ति अवैश्यक भी हो सकता है और अजन्मा भी हो सकता है। ऐसा अंतिम अंतरिक्ति क्या हो सकता है, अवैश्यक भी हो सकता है और अजन्मा भी हो सकता है, यानी जिसका आज अंतन के समय जिसका जन्म नहीं हुआ। मैं आज की डेट में मान लो मैं हूं और मैं आज की डेट में ये अंतन करता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी बी के जीवन काल के लिए, बी मर जाएगा तो फिर सी जीवन काल में यूज करेगा, फिर डी यूज करेगा और अंत में ई को मिलेगी, भले ही आज ई का जन्म नहीं हुआ है। मैंने ये लिख दिया कि डी का जो बड़ा बेटा है ना, वो इस संपत्ति का मालिक होगा। तो डी का बेटा, आज तक तो डी की शादी नहीं हुई, सी भी नहीं हुआ, डी भी नहीं हुआ, तो कब सी आएगा, कब डी आएगा, कब ई आएगा, तो तब तक यानी ऐसा अंतिम अंतरिक्ति का होना आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो फिर इस पर यह नियम लागू नहीं होता। ऐसा जो शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, ये आवश्यक होने पर संपत्ति के अंतन को या संपत्ति में हित निहित होने को कब तक टाला जा सकता है, आवश्यकता तक टाला जा सकता है। यानी जब तक ये आवश्यक तब तक इसको नहीं होगी, जैसे ही आवश्यक हो जाएगा ये हित इसका इसको मिल जाएगा, अंतिम रूप से ये इसको हित इसमें निहित हो जाएगा। अंतिम अंतरिक्ति पूर्व सर्जन आवश्यक है, यानी अंतिम अंतरिक्ति से पहले का पूर्व सर्जन आवश्यक है, यानी उससे पहले किसी ना किसी में ऐसी प्रॉपर्टी का हित सर्जित हुआ हो, ऐसा आवश्यक है, यानी डी का होना आवश्यक है। नियम ये कहता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम कि ये जो संपत्ति, ये जो नियम है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ये कहाँ लागू होगा, ये विक्रय के मामलों में लागू होगा। दान आदि के माध्यम से अगर कोई अंतन किया जाता है तब उनमें ये लागू होता है। लेकिन अगर कोई फैमिली सेटलमेंट करता है, पारिवारिक व्यवस्थापन करता है, या कोई विभाजन करता है आपस में, या कोई एक दूसरे के संपत्ति छोड़ देता है, तो वहां ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता। यानी विक्रय करेगा तो ये नहीं कि अब ये प्रॉपर्टी इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, ऐसे नहीं। विक्रय दान आदि के मामले हैं जहां प्रॉपर्टी का अंतन किया जाता है, वहां पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम को लागू किया जाता है। नेक्स्ट, ऐसे अंतरणों पर लागू होगा और ऐसी संपत्ति हित में सर्जन की क्षमता रखता हो। जो अंतरण किया गया है उस अंतरण ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरे में संपत्ति में हित सर्जन की क्षमता रखता हो। मान लीजिए ए है, बी को संपत्ति विक्रय करेगा, तो बी को क्या मिलेगा, इस विक्रय के अंतरण से क्या मिलेगा, इस ए का जो राइट है वो बी को मिल जाएगा। तो अंतरण ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरे में हित सर्जन करने की क्षमता रखता है, तब तो ऐसा अंतरण के विरुद्ध, शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन ये किस पर लागू नहीं होगा, ये व्यक्तिगत सुविधाओं पर लागू नहीं होगा। अगर पर्सनल कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है एग्रीमेंट संपत्ति को लेके, तो उन पर संपत्ति, ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता। हकसुफा का जो अधिकार है, जो आपने मॉडर्न लॉ में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हकसुफा का, तो उस पर भी ऐसा राइट, ऐसा शाश्वतता के काल विरुद्ध नियम लागू नहीं हो सकता। तो ये इसकी कुछ अपेक्षाएं थी जो अपन ने यहाँ देखी है। निष्कर्ष ये निकलता है कि इस, ये जो मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि अंतिम अंतरिक्ति के संपत्ति में हित निहित होने की आवश्यकता की आयु बाद, वैसक हो गया तो उसके बाद आगे ताला नहीं जाएगा, फिर आगे नहीं जाएगी, वैसक होते ही वही खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो जिसको चाहे उसको ट्रांसफर कर सकता है, वो आगे ऐसा नहीं कर सकता। अपवाद क्या है, इसके अपवाद क्या है, तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, इसके कुछ अपवाद दिए गए हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको जो भी अपवाद है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद, क्या अपवाद है,
शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद बताए गए हैं जहां इन स्थितियों में ये लागू नहीं होता। यानी अगर ये स्थितियां बनती है जो नीचे बताई गई है तो इनमें शाश्वतता का जो नियम है वो लागू नहीं होगा। यानी अपवाद का मतलब यही तो होता है कि वहां वो चीज लागू नहीं होती, यानी इनको छोड़ करके बाकी सब पर लागू होगा, तो इन पर लागू नहीं होगा जो यहाँ बताई गई है। कौन कौन सी? यह नियम व्यक्तिगत संविदाओं पर लागू नहीं होता। जैसे मैंने अपेक्षा में बताया था कि व्यक्तिगत संविदा अगर कोई की हुई है तो उन पर यह लागू नहीं होगा। हकसुफा पर लागू नहीं होगा। किस पर लागू नहीं होगा? हकसुफा पर लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत संविदाओं पर लागू नहीं, क्योंकि इसका संबंध संपत्ति से नहीं होकर व्यक्तियों से होता है, पर्सनल होता है वो। ऐसे ही शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, धर्म, खैरात हकसुफा पर लागू नहीं होगा। हकसुफा का जो राइट है उस पर लागू नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, धर्म, खैरात आदि लोकहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए, आदि लोकहित से जुड़े उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले, उद्देश्यों की पूर्ति किए जाने वाले संपत्ति अंतरणों पर लागू नहीं होगा। ये नियम कहाँ लागू नहीं होगा? शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई ट्रांसफर किया गया, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, चिकित्सा से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, कोई खैरात दान कर दिया आदि, अगर कोई लोकहित से जुड़ा कोई उद्देश्य है और उसकी पूर्ति के लिए ऐसा कोई संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो उस पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम को लागू नहीं किया जा सकता। नवीनीकरण की शर्त के साथ किए जाने वाले पट्टों पर भी यह नियम लागू नहीं होता। अगर कोई नवीनीकरण की शर्त के साथ कोई पट्टा किया गया है कि इसका हर साल क्या किया जाएगा? नवीनीकरण किया जाएगा, तो ऐसे पट्टों पर भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो हर साल नवीनीकरण होना ही है उनका। तो फिर नवीनीकरण अब हो गया, अगली बार हो गया, फिर अगली बार, फिर अगली बार, फिर अगली बार, फिर अगली बार, ऐसे तो नवीनीकरण होता ही रहेगा। तो नवीनीकरण की शर्त के साथ अगर कोई लीज किया गया, कोई पट्टे पर दिया गया है, तो ऐसे पट्टों पर शाश्वत काल के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा। वहां ये नहीं कह सकते कि आप तो इसको 200 सालों से नवीनीकरण करवाते आ रहे हो, तो वो तो नवीनीकरण है, वो तो आगे से आगे हर बार नया बन जाता है, तो नया पट्टा तो उस पर ये रूल लागू नहीं होगा। अगर हॉस्पिटल के लिए कोई प्रॉपर्टी दे दी गई, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए कोई प्रॉपर्टी दे दी गई कि मैं स्वास्थ्य हॉस्पिटल के लिए संपत्ति देता हूँ, तो वो संपत्ति फिर आगे से आगे चलेगी, उस पर शाश्वत काल के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता। या कोई लोकहित से जुड़ा उद्देश्य के लिए कोई संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो वहां वो फिर उसी उद्देश्य के लिए होगी, उसको आगे रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ शाश्वतता का विरुद्ध लागू नहीं होता। व्यक्तिगत संविदाओं पर, हकसुफा के अधिकार पर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए कोई संपत्ति इनसे जुड़े लोकहित उद्देश्यों के लिए पूर्ति के लिए कोई संपत्ति अंतरण किया तो वहां नहीं होगा। नवीनीकरण के शर्त के साथ कोई पट्टा किया गया तो वहां इसका जो नियम है वो लागू नहीं होगा। तो ये आपका था शाश्वतता के विरुद्ध नियम। अब आप ये बताएं कि ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम समझ में आया या नहीं आया? अब समझ से बाहर नहीं है अपने, सबके ये आ गया कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम है क्या। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन जो इम्पोर्टेंट है, जो आने की संभावना आपके एग्जाम में है। निहित हित और समाश्रित हित, ये प्रश्न आता है। निहित हित और समाश्रित हित, वैसे तो ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट, समाश्रित हित। निहित हित तो वो होता है जैसे ए ने संपत्ति बी को विक्रय की और जैसे ही ट्रांसफर हुआ, जैसे ही विक्रय कंप्लीट हुआ, इस बी को क्या मिल जाएगा? इस ए के सारे राइट मिल जाएगा, यानी बी में संपत्ति अंतरित हो जाएगी तुरंत। अब मालिक हो गया उसका। भी आज वसीयत कर दी, क्या वसीयत करती? एक्स उस संपत्ति का मालिक हो गया। क्या उसमें इस ए के जो अधिकार है वो उसमें निहित हो गए? नहीं हुए, उसमें अधिकार निहित नहीं हुए। तो फिर क्या होगा? ये कैसा हित है? ये समाश्रित हित है। ये समाश्रित हित है। एक्स का हित अभी निहित नहीं हुआ है। एक्स का हित कब निहित होगा? जब ए की मृत्यु हो जाएगी। कब? जब ए की मृत्यु हो जाएगी तब एक्स को क्या मिलेगी? संपत्ति मिलेगी। यानी अधिकार ए को वसीयत कर दी है, ए ने एक्स के नाम से वसीयत कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्स अब कल ये किसी और को विक्रय कर दे या किसी को दान कर दे, इसको कोई राइट नहीं मिलता। हालांकि वसीयत हो चुकी है, लेकिन वसीयत लागू कब होगी? वसीयत लागू तब के करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद वसीयत प्रभावी होगी। तो यानी इसका जो हित है एक्स का, वो कहाँ, किस घटना पर आधारित है?
ए की मृत्यु पर आधारित है। जब ए की मृत्यु होगी तो एक्स को राइट मिलेगा। यहाँ तुरंत कोई भी अंतरण होगा, दान किया तो दान करती तुरंत मिल जाएगा, विक्रय किया तो विक्रय करती तुरंत मिल जाएगा, एक्सचेंज किया तो एक्सचेंज करती तुरंत यहाँ पर स्वामित्व आ जाता है। तो जो तुरंत मिलता है उसको तो बोलते हैं निहित हित, और जो किसी घटना के घटित होने पर कोई हित मिलता है उसको बोलते हैं समाश्रित हित। चलो ठीक है, ये निहित हित और समाश्रित हित का आपके क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना इसको, आ जाएगा समझ में। बस ध्यान ये रखना कि निहित हित में तो तुरंत हित का ट्रांसफर हो जाता है, और समाश्रित हित में किसी घटना के घटित होने पर होता है। ठीक है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो संभव नहीं होती, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो संभव होती है। ऐसी घटनाएं जो संभव नहीं होती वो फिर हित उनमें होता ही नहीं, वो घटनाएं होंगी नहीं, वहां ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे मैं कह दूं कि तू अगर मेरे लिए चांद तारे तोड़कर लाएगा तो मैं तुझे ये मेरा जो मकान है वो तुझे दे दूंगा। अब चांद तारे टूट कर आने नहीं, इसलिए मकान को कहीं जाना नहीं। तो ऐसे हित भी नहीं होंगे, ऐसी घटनाएं भी नहीं होंगी, ऐसी घटनाएं फिर समाश्रित हित के लिए अनुकूल नहीं है।